नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संघवाद में केंद्र राज्य संबंध। देखिए, जब एक देश में दो सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो दोनों में संबंध भी होते हैं। केंद्र और राज्य सरकार में इन्हीं संबंध सभी में पाए जाते हैं, जैसे कि माता और पिता का संबंध है, शारीरिक संबंध, मानसिक संबंध, रक्त संबंध और राजनीतिक संबंध। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो राजनीतिक संबंधों की कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार में जो संबंध होते हैं वो राजनीतिक संबंध होते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का उदाहरण बताता है कि व्यवहार संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासन दल और नेता किस तरह व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। अब भैया, जो केंद्र और राज्य के संबंध है उसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? जो नेता होते हैं उनकी। वो किस तरह से शासन जो दल है उससे कैसे सामंजस्य बैठाते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ये चीज़ें बहुत मुश्किल, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। यह नहीं है कि मनमर्जी कर जाएं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इस व्यावहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। इसके लिए जैसे कि हमारे देश आज़ाद हुआ, उसके बाद काफ़ी समय तक कांग्रेस एक ही पार्टी का राज्य रहा, सभी राज्यों में जाता रहा, कांग्रेस का रहा। फिर उसके बाद भी बहुत समय तक बीच में एक दूसरी पार्टी आई, लेकिन फिर वही हुआ, एक ही पार्टी ने संघर्ष अपनी जड़ें जमाई। तो क्या हुआ, एक अपने अधिकार का प्रयोग, जो संघीय इकाई में जो और पार्टियाँ थी उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। फिर समय बदला और अब सभी पार्टियां अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों में केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। ये उस समय हुआ था जब 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ था। तब अकेले कांग्रेस थी। जब छोटी छोटी पार्टियां उभर कर आई राज्यों में, तो ये क्या करते थे, उन सरकारों को भंग कर देते थे। वहाँ नेताओं को खरीदना, भड़काना, ऐसी गतिविधियां कर देते थे और सरकारों को भंग कर देते थे। उनका पूर्ण बहुमत नहीं चलने देते थे, राज्यों में सरकारें नहीं चलने देते, भंग कर देते थे। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। जो संघवाद की भावना है वो क्या कहती है? एक साथ मिलकर चलना ही संघवाद है। ये उस भावना के प्रतिकूल काम कर रहे थे, उसके विपरीत काम कर रहे थे। 1990 के बाद ये स्थिति काफ़ी बदल गई। अब इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। मतलब क्या हुआ, 1990 का जो दशक चला, 1990 के बाद का जो दशक चला, उसमें हर राज्य में कुछ न कुछ क्षेत्रीय दल निकल कर के आए। एक राष्ट्रीय दल निकल के आया, बीजेपी अलग से, जो भाजपा और कांग्रेस दो बड़े दल हो गए। फिर क्या हुआ, सरकारें बनने लगी गठबंधन की। केंद्र जो सरकार है उसमें गठबंधन होने लगा, अर्थात कुछ दलों का संपूर्ण समावेश, साझेदारी होने लगी, तो उसे गठबंधन कहा गया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं, ये शुरुआत थी, क्योंकि एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों, क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। अब एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियाँ नहीं गई, अब शक्तियों का बंटवारा हो गया। 4 आदमी आप मेरे लोगे, 4 आदमी दूसरे वाले। तो ऐसा क्या हुआ, उनमें सभी पार्टियों से कुछ कुछ व्यक्ति लेने लगे, मिले और सरकार बनी। तो अब मनमानी नहीं कर सकते थे। उन्हें यह था अगर मनमानी करेंगे तो ये अपना समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि उन्हें बहुमत नहीं मिलता था।
इसके लिए कुछ राष्ट्रीय पार्टियां भी मिली, कुछ क्षेत्रीय दल भी मिले, सभी ने एक दूसरे को समर्थन दिया। और ऐसे सरकार बनानी पड़ी, इससे कहा गया गठबंधन सरकार। इसमें सत्ता की साझेदारी, राज्यों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। और ये गठबंधन जो सरकारें बनी है, इससे एक भावना पनप गई कि सभी सरकारों को समानता का भाव दो, हर सरकार को अपने अधिकार हो, हर पार्टी को अपने अधिकार हो, कोई भी पार्टी अब अपनी दादागिरी, हमारी स्वायत्तता नहीं छीन सकती। इससे एक नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई, जिसमें फैसला हुआ उन दलों के पक्ष में हुआ। और वो हुआ क्या था, वो ये था कि क्षेत्रीय दलों को भी अपने अधिकारों का प्रयोग करने दिया जाए। जब केंद्र सरकार ने इस अधिकारों के प्रयोग के पक्ष में फैसला दिया, तो जो क्षेत्रीय दल थे उनको और बढ़ावा मिल गया, बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अब ये जो फैसला मिल गया, इसके बाद केंद्र सरकार अपने मनमाने ढंग से किसी भी राज्य की सरकार को भंग नहीं कर सकती थी। मुश्किल हो गया, जवाब मांग ले। अगर वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगा देता है, सर्वोच्च न्यायालय में लगा देता है, जवाब दें, जवाब कैसे देंगे? जवाब नहीं मिलेगा तो फिर केंद्र सरकार घेरे में आ जाती है। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। अब जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है, अब प्रभाव अच्छा है और बहुत ज्यादा है। इसका कारण क्या है कि न्यायिक व्यवस्था में इसकी बहुत सारी विविधता हुई है और बहुत सारे काम खींचे हैं इसमें। भारत की भाषाई विविधता, देखो थोड़ा एक पॉइंट है बीच में, भारत में कितनी भाषाएं हैं? इस सवाल का जवाब निर्भर है आपकी भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इसमें अधिकृत नवीनीकृत सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों में हासिल होती है। जनगणना में लोगों को 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया। इन भाषाओं के प्रमुख भाषाओं के साथ संबंध समयबद्ध कर दिया गया, जैसे भोजपुरी, मंगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़, राजस्थानी, ऐसी दूसरी भाषाओं को भी हिंदी के अंदर जोड़ दिया जाता है। ऐसी समयबद्धता भाषाओं के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया। आपसे पूछ सकता है कि 22 भाषाओं को भारत की कौन सी अनुसूची में रखा गया? तो 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। और कुल अगर भाषा देखे जनगणना के अनुसार 2121 है, लेकिन उनमें 22 को रखा गया, बाकी को समावेश कर दिया गया। और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा गया जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश। अब पूछ ले कि भाषा के आधार पर सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश कौन सा है, तो भारत है। आज लगी सूची को देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों को ही मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो 2011 में यह भाषा 50% से कम थी। जहां तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा माना है। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते थे। इसी सूची को गौर से देखें, लेकिन इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन कामों को कीजिए। सूचना के आधार पर एक पाई चार्ट बना दी, ठीक है। अब देखो अनुसूचित भाषाएं कौन कौन सी है, इनके आंकड़े हम आपको बता देते हैं। असमिया मतलब असम की भाषा है। असमिया असम की भाषा है।
भाषा और बोलने वालों का अनुपात। असमिया 1.26 असम की है। बांग्ला बंगाल की भाषा है 8.03 8.03। बोंडो 0.12। डोंगरी 0.21। गुजराती 4.58। हिंदी 43.63%, सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती हिंदी। कन्नड़ 3.61। कश्मीरी 0.56। कोंकणी 0.19। मैथिली 1.12। मलयालम 2.88। मणिपुरी 0.15। मराठी 6.86। नेपाली 0.24। उड़ीसा 3.10। पंजाबी 2.74। संस्कृत नगण्य है। संथाली 0.61। सिंधी 0.23। तमिल 5.70। तेलुगु 6.70 और उर्दू 4.19। ये सारी भाषाएं हैं, तो इनके प्रतिशत हैं। अब कल हम आगे के जो टॉपिक हैं मैं बता देता हूँ आज ही। कल पढ़ेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। जय हिंद, जय भारत।